हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं सिर्फ तुम एपिसोड 5। इसे लिखा है हमारी शालिनी मैम ने। पिछले एपिसोड में हमने देखा बिना मेहंदी लगाकर अपनी बालकनी में बैठी थी। तभी वहाँ कपिल आता है और दोनों बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ धीरज भी आ जाता है। अब आगे धीरज ने कपिल को तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? कृपा तुझे बाहर हॉल में बुला रही है। हाँ, जा रहा हूँ, कपिल ने लापरवाही से कहा। तो धीरज ने उसे धकियाते हुए कहा, अब जाओ भी। कपिल वहां से मुंह बनाते हुए चला गया। जैसे ही बीना वहां से जाना चाही तभी डॉक्टर साहब बोल पड़े, क्या हुआ? अभी तो बहुत आराम से बातें कर रही थी, मेरे आते ही चुप क्यों हो गई? बीना ने कुछ भी नहीं कहा और वहां से जाने लगी। धीरज ने उसके हाथ को कोहनी से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। अचानक झटका लगने से बीना का जुड़ा खुल गया और उसके बाल उसके चेहरे पर फैल गए। वो जैसे ही वहां से दोबारा हटना चाही, डॉक्टर साहब की पकड़ उस पर और मजबूत हो गई। बीना कसमसा कर जमीन को देख रही थी। ये सब क्या है? छोड़िए मुझे। मैं कितने दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा हूँ और तुम कसम खाकर बैठी हो कि मेरे सामने नहीं होगी। जब सीधे सीधे तुम बात नहीं करोगी तो मुझे मजबूरी में ऐसे ही करना पड़ेगा ना। धीरू शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, आप हमसे इस तरह जबरदस्ती बात नहीं कर सकते हैं, बीना ने कहा। अच्छा, डॉक्टर साहब बोले और धीरे धीरे बीना के करीब आने लगे। बीना ने घबराहट से अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे माफ कर दो बीना, उस रात मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही जुड़ा हो गया था। शायद मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बीना ने धीरे से अपनी आंखें खोली और डॉक्टर साहब की तरफ देखा। तभी धीरज भी उसे ही देख रहा था और दोनों की नजरें आपस में टकरा गई। ये क्या? बीना की आंखों में आंसू बह रहे थे। धीरज बेचैन हो गया। उसने बीना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। प्लीज प्लीज डोंट क्राई, ये आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। बीना की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। ये वही सड़ू बकड़ू है जो बात बात पर हमारी खिंचाई करने से नहीं चुक। इन्हें हो क्या गया है? अचानक कृपा बीना को आवाज देते हुए अंदर आ गई और बोली, ओए हीरोइन, चल मुझे भी अपनी मेहंदी दिखा। हम तो दूसरे नंबर पे, दुल्हन तो तुम हो, तो पहले तुम मुझे अपनी मेहंदी दिखाओ, समझी? बीना ने शरारत से कहा। कृपा ने अपनी दोनों हथेली बीना के आगे कर दी। बीना ने झट से कृपा का गले लगा लिया। वाह यार, अद्या जी तुझे कितना प्यार करते हैं। देख तो तेरी मेहंदी कितनी रची है। कृपा के गाल शर्म से लाल हो गए। ओए होए, हमारे लड़ाकू को शर्माना भी आता है, बीना ने उसे छेड़ते हुए कहा। चल जल्दी, अब तेरा नंबर है। तो बीना बीना ने सकुचाते हुए अपनी मेहंदी उसे दिखाई। ग्रेट यार, मुझे पता था तेरी मेहंदी गजब ढाने वाली है। बीना को बहुत ही घबराहट हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ और डॉक्टर साहब अभी भी बालकनी में ही थे और ये कृपा की बच्ची पता नहीं क्या क्या उटपटांग बोलेगी अब तक। तो तुम्हारे वो भी कुछ कम प्यार नहीं करने वाले हैं तुमसे। चुप करो कृपा, क्या बोल रही हो? अभी तो तुम्हारी बारी है, तो तुम अपने बारे में सोचो। ये कहते हुए बीना ने कृपा के सर पर हल्की सी चपत लगा दी और वहां से चली गई। तो उसके पीछे पीछे कृपा, बीना रुक जा। अब डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए कमरे में आए। ये लड़कियां भी अजीब है, मेहंदी के कलर से कैसे पता चलता है किसके पति किसको ज्यादा प्यार करते हैं? धीरू को बीना की मेहंदी का कलर याद आया और उसकी छोटी सी स्माइल लंबी सी स्माइल में बदल गई। बीना ने कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं उसने माफ किया भी या नहीं। और म्यूजिक प्लेयर पर गाना स्टार्ट कर दिए हमारे डॉक्टर साहब। ये गाना इस वक्त डॉक्टर साहब की बेचैनी को बयां कर रहा था, क्योंकि अब वो खुद बीना से अपनी बेचैनी साझा तो कर नहीं सकते। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां दिल हंसी। थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया। पूरी शांति तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत शांति हो गई हॉल में। तभी धीरू जी के कानों में किसी की हंसी की खनखनाहट गूंजी। वो दौड़कर बालकनी में भागे। उन्होंने देखा कि रीना हॉल में ही दादी जी के सरों में चंपी कर रही है और वो दादी के ही किसी बात पर बेतहासा हंसे जा रही है। वाह, मेरे साथ तो हाँ और ना का जवाब भी देने में इन्हें आफत आती है। और घर के सभी लोगों से कैसे हंस हंस कर बातें की जा रही हैं, धीरू ने मुंह बनाते हुए कहा। अब दादी ने हमारे धीरू जी को झांकते हुए देख लिया तो उन्होंने उन्हें पुकार दिया, वो धीरू, वहां से ताका झाकी कर रहे हो, यहाँ आ जाओ, थोड़ी सी धूप भी ले लो। पूरे दिन या तो अस्पताल में घुसे रहोगे या फिर अपने कमरे में। डॉक्टर साहब की तो जैसे मुंह मांगी दुआ कबूल हो गई हो। आज उन्हें दादी पर बहुत प्यार आ रहा था और बोराए से पीछे वाले लौंडे चले गए। बबुआ, कबू कबू खुली धूप भी ले लिया करो, सेहत के लिए अच्छा होवत है। दादी, आपको तो पता है ना, मैं घर पे ज्यादा नहीं रुक पाता, और जब मैं घर पे रहूं और धूप भी रहे ये तो जरूरी नहीं है ना। अच्छा छोड़ ये सब बातें, मैं क्या कह रही हूँ कि तू भी बीना से चंपी करवा ले। इसके हाथों में तो जादू है, इसी बहाने ये यहाँ रह ले। नहीं तो राधिका के मायके वालों और रिश्तेदारों ने अच्छी खासी गुड़िया को अच्छा खासा सेफ बना के रखा हुआ है। दादी हल्की नाराजगी के साथ बोली, कभी कोई फरमाइश तो कभी कोई।
अरे वो ये भी नहीं सोचते कि बिटिया थक भी जाती होगी उनकी फालतू की डिमांड पूरी करते करते। मैं तैयार हूँ दादी, पर अपनी लाडली से पूछ लीजिए वो तैयार है या नहीं। तब बीना ने कहा, जब दादी ने कहा है तो हम मना नहीं करेंगे। वाह, इसमें भी एहसान। ये लड़की ये भी तो कह सकती थी कि हाँ मैं चंपी कर दूंगी। फिर वो बीना की तरफ बैठने के लिए झुका तो बीना एक तरफ सिमटने लगी। डोंट वरी, मैं सिर्फ यहाँ बैठ रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। दादी थोड़ा कम सुनती थी इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चला। बीना ने अपनी उंगलियां धीरज के सर में धीरे धीरे घुमाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि बीना की उंगलियां कांप रही है। डॉक्टर साहब ने बीना का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप रहने दीजिए। बस फिर क्या, एक तो वैसे ही बीना की उंगलियां कांप रही थी और हाथ पकड़ने के बाद तो हाथ पकड़ लिया, वो भी दादी के सामने। हालांकि दादी आंख बंद कर झपकी ले रही थी। उस बेचारी की तो नजरें ही नहीं उठ रही थी, तो बोलती कहाँ से। बहुत ही मुश्किल से कह भाई, हाँ हम कर रहे हैं। और उसने चंपी करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बीना की उंगलियां डॉक्टर साहब के सिर में घूम रही थी उनकी आंखें बंद होती जा रही थी। कुछ देर बाद बीना ने कहा, हो गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब ने अपनी आंखें खोली। वाकई दादी तो सच्ची कह रही थी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सारा तनाव भाग गया। अच्छा सुनो, तुमने मेरी सॉरी का जवाब नहीं दिया। धीरज ने कहा, मतलब मुझे माफी मिलेगी या नहीं। बीना ने एक नजर धीरू को देखा और तुरंत ही अपनी नजरें हटा ली। चंपी करने की वजह से धीरू के बाल उसके ललाट पर आ गए थे। वो बीना को इस वक्त उन्हीं गहरी नजरों से दिख रहा था जैसे कि हमेशा दिखता था। बीना की धड़कन अचानक से तेज हो गई। अभी धीरज कुछ और कहने ही वाला था कि वहाँ पर राधिका जी और बुआ जी आ गए और धीरज को बिखरे हुए बालों में देखकर बुआ जी बोली, क्या बात है धीरू जी, यहाँ घास में सो गए का। नहीं बुआ जी, घास पर सोना मेरे लेवल का नहीं है। वो तो दादी ने कहा तो बस तेल लगवा लिया। उसने सड़ा सा मुंह बनाया और वहाँ से चला गया। बीना ने मन ही मन कहा, हम ही बेवकूफ है जो बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। मैंने इनका नाम सही रखा है, सड़ू गई। डॉक्टर साहब वहाँ से आ तो गए थे पर उनका मन हो रहा था कि दौड़कर जाऊं बीना के पास और उसे कहूं कि चंपी कराना बहुत अच्छा लग रहा था। पर दादी जी और बुआ जी की वजह से उसे झूठ बोलना पड़ा। गुस्सा उसे बुआ जी पर आ रहा था, हमेशा गलत टाइम पर आती हैं। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। अब शादी में दिन ही कितने हैं, कल संगीत है और परसों शादी। तभी उनका फोन बजा और डॉक्टर साहब को एक इमरजेंसी केस के लिए कॉलेज जाना पड़ा और एक बार जो निकले तो सीधे रात को ही आए। उसके जाने के बाद बिना राधिका जी और एक दो महिलाओं के साथ सामान की खरीदारी करने के लिए बाजार चली गई। शाम से ही संगीत के लिए शमियाना बांधने का काम होने लगा। यही तो एक आखिरी रात थी मस्ती करने की। बीना के लिए ये खास बहुत रात थी क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ सिर्फ आज ही की रात तो रहने वाली थी। मैं तो सिर्फ कृपा के साथ 1 महीने से रह रही हूँ और मुझे इतना दुख हो रहा है उससे दूर होने का। तो आंटी जी, अंकल जी, दादी और डॉक्टर साहब को कितना दुख हो रहा हो। उफ़ो, उस आंगन को छोड़कर जाना कितना दुख का बात है जहाँ हमने अपने जीवन के 20 से 25 साल गुजार दिए। जिस पौधे को बचपन से सींचते सींचते इतना बड़ा किया, उसी पौधे को जड़ से उखाड़कर किसी और आंगन में लगाना। ये सब सोचते सोचते बीना की आंखें नम हो आई। तभी उसके कंधे पर माँ ने हाथ रखा। क्या हुआ, मत सोचो इतना लाडो, हर लड़की के जीवन में ये दिन आता है। पर आंटी जी, बहुत गंदी रीति है ये। बीना ने कहा, हम क्यों अपने माँ पापा को छोड़कर किसी अनजान के साथ हमेशा के लिए चले जाएं? उसने राधिका जी के गले लगते हुए कहा, हम नहीं जाएंगे किसी के साथ कहीं भी, यही रहेंगे हमेशा आपके साथ। और वो रोने लगी। तब माँ ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। ठीक है बेटा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, पर उसके लिए हमें आपके पापा से तो बात करनी होगी ना। और राधिका जी शरारत से मुस्कुरा दी। तभी बीना को लगा कि उसने कुछ गलत कह दिया। नहीं 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 आंटी जी, हाँ, हमारे कहने का मतलब था कि अभी तो हमें अपने माँ पापा के जैसा ही प्यार करते हैं। और उसकी नजरें झुक गई। क्यों परेशान कर रही है मेरी बीना को, दादी ने माँ से कहा। राधिका जी ने कहा, कुछ नहीं माँ, अपनी बिटिया के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी। वैसे भी तुम्हारे मायके वालों ने बेचारी के नाक में दम कर रखा है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, अब शादी तक तो झेलना ही पड़ेगा ना। और माँ के इतना कहते ही तीनों ठहाके लगाकर हंसने लगी। अपनी छत पर झालर लगवा रहे डॉक्टर साहब सब कुछ वहीं से देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद सब लोग खा पीकर अपनी अपनी रजाइयों में घुस गए। तभी राधिका जी ने कहा, बेटा जरा एक प्लेट धीरू को दे आओ, अभी उसने खाना नहीं खाया है। बीना ने कहा और प्लेट लेकर डॉक्टर साहब के कमरे की तरफ चल दी। उसने दरवाजे पर नॉक किया तो डॉक्टर साहब बोले, गेट खुला है, अंदर आ जाइए। बीना ने प्लेट को मेज पर रख दिया। आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? सिंपल है, माँ पापा और दादी ये नॉक नहीं करते। और कृपा वो तो धड़धड़ाते हुए अंदर आती है। तो फिर बचा कौन? अच्छा, बीना ने गोल गोल मुंह बनाते हुए कहा, हमारी जगह कोई और भी तो आ सकता था ना। तो तभी मैं ऐसे ही बोला। आपको क्या लगा आपके लिए मैंने स्पेशल ये वर्ड यूज किए हैं? अच्छी बात है, खाना खा लेना नहीं तो ठंडा हो जाएगा। इतना बोलकर बीना वहाँ से जाने लगी। डॉक्टर साहब पीछे से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके कानों के पास अपने होठों को लगाकर धीरे से बोले, मैं जानता था कि आप ही हो। बीना अपनी आंखें बंद किए हुए धीरज के सांसों को अपने कंधों पर महसूस कर रही थी। माँ, आपके अलावा किसी को भी मेरे कमरे में नहीं भेजेंगी, समझी?
धीरज ने कहा और अपनी पकड़ को और मजबूत बना दिया। तभी बीना ने कहा, अभी माँ के साथ और काम कराने हैं, वो अकेले ही सब कर रही होंगी, चले जाइएगा, पर अब तो बता दीजिए आपकी अदालत से मैं माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी। धीरज ने कहा, बीना दरवाजे तक जाते जाते रुक, हम तो आपको उसी दिन माफ कर दिए थे जब आप मेरे कमरे की खिड़की पर अपने कान पकड़े हुए खड़े थे और वो तेजी से वहाँ से निकल गए। अब डॉक्टर साहब को ऐसा लगा कि आज उनका दिल निकलकर अपनी जगह से बाहर ही आ जाएगा और उसने अपने हाथ को अपने सीने पर रखते हुए कहा, जस्ट चिल यार, माफी ही तो गए, इतना क्यों उछल रहा है? खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे आई लव यू बोल कर गई है, और साथ में जप्पी और पप्पी फ्री। क्या मुझे बीना की माफी चाहिए थी? सिर्फ माफी के लिए मैं इतना बेचैन रहता था? उसने खुद से ही पूछा और कमरे में चक्कर काटने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसकी नजर खिड़की से होते हुए सीधे आंगन में पहुंच गई, जहाँ कृपा और बीना एक दूसरे के पीछे भागम भागी कर रही थी। बीना कृपा का फोन लेकर आगे आगे भाग रही थी और कृपा, मेरा फोन वापस दे दो, मोटी कहकर बीना के पीछे दौड़ रही थी। जब दोनों दौड़ते दौड़ते थक गई तो वहीं जमीन पर बैठ गई और एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। तभी उसने फोन को कान से लगाया और बोला, लो जीजा जी, आप भी क्या यार करोगे, कितने दिल वाली साली से पाला पड़ा है आपका। और उसने हंसते हुए कृपा से कहा, जा बसंती, जी ले अपनी जिंदगी। और उसने फोन कृपा को दे दिया। कृपा ने फोन काट दिया तो बीना ने कहा, अभी तो मेरा फोन कर रही थी, फोन क्यों काट दिया? अभी बीना आगे कुछ और कहती तभी कृपा ने उसे गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, तुझे बहुत मिस करूंगी यार। बीना की आंखें भर आई। उसने भी कृपा को कस के गले लगा लिया। पगली, कौन सा तू लंदन जा रही है? इसी शहर में तो रहोगी और जब भी कुछ उटपटांग हरकतें करने की मन करेगा मैं आ जाया करूंगी तुम्हारे पास, पर दोपहर को ही आया करूंगी। तो कृपा ने कहा, क्यों? पर दोपहर में क्यों? कृपा ने कहा, अरे समझा कर ना कृपा, दोपहर में न तो जीजा जी होंगे और तेरे सासू माँ भी आराम कर रही होंगी, तभी तो उधम मचा पाएंगे और किसी दूसरे टाइम पर आई तो शरीफ बनकर बैठना पड़ेगा। और इतना कहकर एक बार दोनों फिर से गले लग गई। ये नज़ारा देखकर डॉक्टर साहब पहले सेंटी हुए, फिर बात की बातों को सुनकर मुस्कुरा दिए। वाह वाह, आपके दिमाग में भी तूफानी आइडिया आते हैं। और भीतर आ गए। वहीं दूसरी तरफ माँ, नंदकिशोर जी और दादी कल के फंक्शन के लिए गेस्ट का लिस्ट तैयार कर रहे थे। बाहर का शोर सुनकर आए तो ये सब देखकर उन लोगों की आंखों में भी पानी आ गया। देखा आप लोगों ने, मेरा फैसला एकदम सही है। और दोनों महिलाओं ने गर्दन हिलाते हुए हाँ कहा और हौले हौले मुस्कुराने लगी। इधर कमरे में डॉक्टर साहब फिर से बेचैन हो रहे थे। यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ? फिर उसने सोचा, चलो कुछ सुन लिया जाए, और उसने एफएम चला दिया। कहते हैं श्रावण के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है, वही हाल इस वक्त हमारे डॉक्टर साहब